मैडम नमस्कार जी, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार जी। आपको विश्व हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया। थैंक यू। जी नमस्कार। तो आज विश्व हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में हंसराज कॉलेज द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय हिंदी उत्सव के अंतर्गत इस अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी में आप सबका अभिनंदन है, स्वागत है। आप सभी को विश्व हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि 10 जनवरी पूरी दुनिया में विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। हिंदी के अंतर्राष्ट्रीय विकास और विस्तार की दृष्टि से आज के दिन देश और दुनिया के अलग अलग हिस्सों में अनेकानेक संस्थाओं और समूहों के द्वारा कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों का आयोजन कर, इसका उत्सव मनाकर दुनिया में हिंदी के परचम को लहराने में, उसके प्रचार प्रसार में लोग अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। और उसी कड़ी में हंसराज कॉलेज ने आज यह कार्यक्रम आयोजित किया है। हंसराज कॉलेज लगातार अनेक रचनात्मक कार्यक्रमों के आयोजन की परंपरा को आगे बढ़ाता रहा है और पिछले वर्ष जिस प्रकार से विज्ञान भवन में आज ही के दिन ऐतिहासिक अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसमें 2 दर्जन से अधिक देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। 3000 के करीब भारत और भारत बाहर के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। वह अभूतपूर्व ऐतिहासिक कार्यक्रम, शायद आज हम उस श्रृंखला के अंतर्गत दूसरा कार्यक्रम कर रहे होते उसी फलक पर या उससे भी बढ़कर, लेकिन कोरोना से उपजी परिस्थिति के बीच इस बार हम ऑनलाइन कार्यक्रम के साथ आप लोगों के बीच उपस्थित हैं। और इस कार्यक्रम में एक बार पुनः आप सबका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। महत्वपूर्ण है कि आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच प्रोफेसर कुलदीप अग्निहोत्री जी जुड़े हुए हैं। मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। हिमाचल केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति आदरणीय प्रोफेसर कुलदीप चंद्र अग्निहोत्री जी का हार्दिक अभिनंदन है। मॉरिशस से इस समय हमारे बीच जुड़े हुए हैं डॉक्टर विनोद कुमार मिश्र जी, केंद्रीय हिंदी सचिवालय मॉरिशस से। मैं उनका भी स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्रोफेसर सुधा जितेंद्र जी हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ रही हैं, अमृतसर गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर के हिंदी विभाग की अध्यक्ष। मैं प्रोफेसर सुधा जितेंद्र मैम का भी हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और आज इस कार्यक्रम में जिनका सानिध्य हमें प्राप्त है, जिनकी प्रेरणा का ही परिणाम है आज का यह कार्यक्रम, और लगातार ऐसे कार्यक्रमों के आयोजन की प्रेरणा के स्रोत के रूप में जो हमारे बीच उपस्थित रहती हैं और हमारा मार्गदर्शन करती हैं, हंसराज कॉलेज की प्राचार्य प्रोफेसर रमा मैम। मैं आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। इससे पहले कि कार्यक्रम की श्रृंखला को आगे बढ़ाएं, महत्वपूर्ण है आज जो इस कार्यक्रम में हमारे बीच उपस्थित अतिथि हैं उनका एक संक्षिप्त परिचय। आज प्रोफेसर कुलदीप चंद्र अग्निहोत्री जी हमारे बीच मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हैं। हिमाचल केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति, राष्ट्रवादी चिंतक, विचारक, लगातार शिक्षा, संस्कृति, पत्रकारिता आदि के माध्यम से देश को मजबूती प्रदान करने में, राष्ट्रीयता की भावना को आगे बढ़ाने में, राष्ट्रीयता की धारा को मजबूती प्रदान करने में जिनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है, ऐसे आदरणीय प्रोफेसर कुलदीप चंद्र अग्निहोत्री जी हमारे बीच उपस्थित हैं। इससे पहले हिमाचल केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति पद को सुशोभित करने से पहले आप पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड में भी आपने नेतृत्व दिया है। आपने 3 दशक से भी अधिक समय से शिक्षा जगत से जुड़कर अलग अलग संस्थाओं और आपने लिखी है, जिसमें एक और जालियांवाला, ईरानी क्रांति और उसके बाद महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। कहानी संग्रह घेरे के बंदी को पंजाबी हिंदी परिषद द्वारा पुरस्कृत किया गया है। बहुत सारा योगदान है संस्कृति के मोर्चे पर, भाषा के मोर्चे पर, पत्रकारिता के मोर्चे पर, अलग अलग आयामों में आपने महत्वपूर्ण अपना योगदान दिया है। आपकी उपस्थिति को मैं नमन करता हूं और आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हमारे बीच उपस्थित हैं डॉक्टर विनोद कुमार मिश्र जी, जैसा कि मैंने बताया मॉरिशस से हमारे बीच जुड़े हैं। केंद्रीय हिंदी सचिवालय, महत्वपूर्ण काम हिंदी को आगे बढ़ाने की दृष्टि से केंद्रीय हिंदी सचिवालय का महत्वपूर्ण स्थान है। उसके आप महासचिव हैं, जो कि भारत सरकार और मॉरिशस सरकार की द्विपक्षीय अंतर्राष्ट्रीय संस्था है और वहां से बहुत सारी गतिविधियां होती हैं। दुनिया भर में हिंदी के विकास में उसका अपना महत्वपूर्ण स्थान है। इससे पहले आप त्रिपुरा विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष रहे और भी अनेक पदों को आपने सुशोभित किया। इस समय आप विश्व हिंदी पत्रिका, विश्व हिंदी साहित्य और साहित्य विमर्श पत्रिका के संपादक भी हैं। पुस्तकें भी आपने बहुत सारी लिखी हैं। सहज साधक कबीर, साधना के निकष पर कबीर एवं तुलसी, अज्ञेय के उपन्यासों में आधुनिकता बोध,
इत्यादि कई पुस्तकों के लेखक, कर्मयोगी पुरस्कार, गंगाशरण सिंह विश्व हिंदी सम्मान, विश्व हिंदी साहित्य स्तंभ सम्मान, विश्व हिंदी सेवी सम्मान सहित कई सम्मानों से सम्मानित, 100 से अधिक संगोष्ठियों में वक्तव्य, अनेक पुस्तकों में अध्याय लेखन, कार्यशालाओं, व्याख्यानों के माध्यम से हिंदी को आगे बढ़ाने में और ज्ञान के क्षेत्र के विस्तार में आप लगातार अपना महत्वपूर्ण योगदान देते रहे। ऐसे आदरणीय डॉक्टर विनोद कुमार मिश्र जी भी हमारे बीच उपस्थित है, मैं उनका भी हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। हमारे बीच गुरु नानक देव विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष, भाषा संकाय की डीन, हेरिटेज सेंटर की प्रोफेसर इंचार्ज प्रोफेसर सुधा जितेंद्र जी जुड़ी हुई हैं। मैं उनका भी हंसराज कॉलेज की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं। इस संगोष्ठी में आधुनिक हिंदी साहित्य और भाषा विज्ञान के अधिकृत विद्वान विशेषज्ञ के रूप में आप प्रतिष्ठित हैं। 3 दशक से अधिक समय का शैक्षणिक अनुभव है आपका, 25 से अधिक पुस्तकें, 125 से अधिक रेफर्ड जर्नल में आपके लेख प्रकाशित हुए हैं, शोधालेख, 190 से अधिक संगोष्ठी सम्मेलन में आपने महत्वपूर्ण वक्तव्य दिए हैं। आपके मार्गदर्शन में 120 विद्यार्थियों ने, शोधार्थियों ने एमफिल और 20 ने पीएचडी की डिग्री प्राप्त की है, उनको अवार्ड हो चुका है। यूजीसी के 6 प्रोजेक्ट आप कर चुके हैं और कई अकादमिक और प्रशासनिक दायित्वों का निर्वहन कर रही हैं आप। आपका भी इस संगोष्ठी में हार्दिक अभिनंदन है। और फिर जिनका सानिध्य हमें प्राप्त है, प्रोफेसर रमा, साहित्य, संस्कृति, सिनेमा, इसके विविध आयामों को छूती हुई, उसमें महत्वपूर्ण दखल रखती हुई, एक विशेषज्ञ वक्ता के रूप में, विशेषज्ञ विद्वान के रूप में 2 दर्जन से अधिक पुस्तकों के माध्यम से, सैकड़ों संगोष्ठियों के माध्यम से, न केवल उन सैकड़ों संगोष्ठियों में वक्तव्य, बल्कि उतने ही या उससे भी अधिक संगोष्ठियों, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठियों के आयोजन के माध्यम से, अनेक भाषा और हिंदी संबंधी अभियानों को दिशा देने के माध्यम से, जिसमें हाल ही में उनके द्वारा प्रारंभ किया गया अभियान महत्वपूर्ण है, हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने का जो अभियान है, उसको, उसके क्रम में कई सारी चीजें, जिसमें हस्ताक्षर अभियान और उस पर जन जागरूकता परक अभियान भी शामिल है। कई शोध परियोजना कार्यों से जुड़ी रही हैं, अनेक शोधार्थियों को पीएचडी और एमफिल में मार्गदर्शन दिया है, यूजीसी की बहुत सारी परियोजनाओं को संपादित किया है, दूरदर्शन के माध्यम से और दूसरे समाचार माध्यमों के जरिए भी अनेक बार राष्ट्रीय और सांस्कृतिक महत्व के विषयों पर अपना महत्वपूर्ण वक्तव्य देती रही है। ऐसी प्रोफेसर रमा, हंसराज कॉलेज की प्राचार्य, आज के इस कार्यक्रम की प्रेरक और हम सबके मार्गदर्शक हमारे बीच उपस्थित है। मैं रमा मैम का भी अपने इस कार्यक्रम में, हंसराज कॉलेज के ही इस कार्यक्रम में, उनका भी हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और अब हम बढ़ते हैं उस महत्वपूर्ण विषय पर अपने विद्वान वक्ताओं के वक्तव्य की ओर, जो आज रखा गया है, वैश्विक हिंदी की नई दिशाएं। हिंदी कई मायनों में आज दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण भाषा के रूप में हमारे सामने दिखाई देती है। यह जो 21वीं सदी का दौर है, यह तेज तकनीकी बदलाव का दौर है। 20वीं सदी में भी बहुत सारे परिवर्तन हमने देखे हैं, लेकिन 21वीं सदी में तकनीक जिस तेजी से चीजों को बदल रहा है, वह अभूतपूर्व है, अद्वितीय है। और इस बदलते तकनीकी समय में हिंदी भाषा भी तकनीक के माध्यम से देश के अलावे दुनिया के अलग अलग हिस्सों में अपनी पहुंच बनाने में कामयाब हो रही है। और आज निश्चित तौर पर दुनिया भर में जो देशों की स्थिति है, उसमें भी परिवर्तन आया है और भारत और एशिया आने वाले दशकों में या 21वीं सदी में महत्वपूर्ण केंद्र होगा दुनिया का, ये दुनिया के तमाम लोग मानते हैं। तो हिंदी की जो बहुत सारे हिंदी के आयाम नए हमें दिखाई देते हैं। हिंदी में शब्द संपदा विपुल है, विराट है, वहां विचार विनिमय के लिए बहुत सारे आयाम हैं। साहित्य बहुत बड़े पैमाने पर लिखा जा रहा है दुनिया के अलग अलग हिस्सों में, अनुवाद में भी बहुत सारे काम हो रहे हैं, कंप्यूटर के क्षेत्र में भी नए नए सॉफ्टवेयर और तकनीक के माध्यम से हिंदी के कई आयाम खुल रहे हैं। और जो विश्व चेतना है उसकी हो रही है, दुनिया भर में जो बहुत सारी चीजें हो रही है वह हिंदी के माध्यम से हो रही है। तो एक विश्व भाषा के रूप में हिंदी की स्वीकृति बढ़ रही है, वैश्विक परिप्रेक्ष्य में हिंदी की दखल बढ़ रही है, उसकी उपस्थिति बढ़ रही है, उसका प्रयोग बढ़ रहा है। ऐसे में विश्व भाषा के रूप में हिंदी और हिंदी का जो वैश्विक परिप्रेक्ष्य है, उसकी कौन सी नई दिशाएं हैं जिस पर काम हो रहा है, जिस पर काम होना चाहिए, या जो परिप्रेक्ष्य वास्तव में हिंदी के समग्र परिप्रेक्ष्य को बताता है, उन सब विषयों पर बातचीत के लिए आज महत्वपूर्ण विद्वान विशेषज्ञ हमारे बीच उपस्थित है। लेकिन मैं चाहूंगा
कि वैसे तो मैं बाद में चाह रहा था रमा मैम को, लेकिन मेरा मन है कि इस महत्वपूर्ण विषय पर एक बीज वक्तव्य की भांति मैं रमा मैम को आमंत्रित करूं और वो एक महत्वपूर्ण वक्तव्य से आज के इस संगोष्ठी के प्रस्थान बिंदु को निर्धारित करें। आदरणीय रमा मैम को मैं सादर आमंत्रित करता हूं हिंदी, वैश्विक हिंदी की नई दिशाएं विषय पर अपने वक्तव्य के साथ। आदरणीय रमा मैम। धन्यवाद डॉक्टर विजय, धन्यवाद। नमस्कार। हंसराज कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय हिंदी उत्सव 2021 में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रोफेसर अग्निहोत्री जी, मॉरिशस से हमारे साथ जुड़े डॉक्टर विनोद कुमार मिश्र जी, और क्योंकि प्रोफेसर अग्निहोत्री, डॉक्टर विनोद मिश्र, जो कि मैं मानती हूँ हमारे हंसराज परिवार के ही सदस्य हैं, लेकिन आज अमृतसर गुरु नानक देव विश्वविद्यालय से प्रोफेसर सुधा जितेंद्र हंसराज परिवार की नई नई सदस्य बनी हैं। मैं उनका भी हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। सुधा जी, हम ये मानते हैं कि जो हंसराज कॉलेज के किसी एक कार्यक्रम में आ जाता है वह हंसराज परिवार का सदस्य हो जाता है। तो आज इस विश्व हिंदी दिवस के अवसर पर आप हमारे परिवार में शामिल हुई, इसके लिए आपका विशेष धन्यवाद करते हुए मैं आज के मुख्य अतिथि, आज के वक्ताओं का विशेष धन्यवाद करती हूँ। और संचालक, इस कार्यक्रम के संयोजक डॉक्टर विजय कुमार मिश्र, कार्यक्रम के सह संयोजक डॉक्टर महेंद्र प्रजापति, हंसराज कॉलेज के हिंदी विभाग के सभी प्राध्यापक गण, विद्यार्थी और हंसराज कॉलेज से इतर जहां जहां से इस कार्यक्रम में श्रोता जुड़े हुए हैं, मैं उन सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हुए आप सबको डॉक्टर विजय मिश्र ने बिल्कुल सही याद दिलाया कि गत वर्ष हंसराज कॉलेज ने आज ही के दिन विज्ञान भवन में एक ऐतिहासिक कार्यक्रम किया था, और उस ऐतिहासिक कार्यक्रम का विषय था नई दुनिया नया भारत। नई दुनिया नए भारत को आधार बनाकर हमने जो विज्ञान भवन में कार्यक्रम शुरू किया था, आज उसी श्रृंखला में 2021 का यह कार्यक्रम है। सबसे पहले आप सबको विश्व हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। विज्ञान भवन के कार्यक्रम के पश्चात हमने हंसराज कॉलेज के सौजन्य से एक और हस्ताक्षर अभियान चलाया, जो कि राष्ट्रभाषा हिंदी पर आधारित हस्ताक्षर अभियान था, जिसमें लगभग 6,500 हस्ताक्षर हो चुके हैं। उम्मीद करती हूँ आज के इस कार्यक्रम के पश्चात उस हस्ताक्षर अभियान की गति और अधिक बढ़ेगी। उस हस्ताक्षर अभियान में डॉक्टर मनीष उसको देख रहे हैं, उनके लिए भी मेरी शुभकामनाएं। आज जब हम बात करते हैं वैश्विक हिंदी की नई दिशाएं, और वैश्विक हिंदी की नई दिशाओं पर बात करते करते आज ही हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने विश्व हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए कहा, आज पूरा विश्व हिंदी भाषा की शक्ति को पहचान रहा है। भाषा अभिव्यक्ति का साधन है, भाषा जो कि अभिव्यक्ति का माध्यम होती है। हमारी भावनाओं को जब शब्द देह मिलता है तो हमारी भावनाएं चिरंजीव बन जाती हैं, और इसलिए भाषा उस शब्द देह का आधार होती है। उन शब्द विश्व की जितनी भी हम आराधना करें उतनी ही कम है। ये आज ही आदरणीय मोदी जी ने अपने विचार व्यक्त किए हैं, और क्योंकि हमारे साथ आदरणीय कुलदीप अग्निहोत्री जी जुड़े हुए हैं, मुझे अच्छा लग रहा था जिस समय डॉक्टर विनोद कुमार मिश्र हमारे विश्व हिंदी सचिवालय मॉरिशस से जुड़े, तो एक तरफ उनके साथ लगा था हमारे भारत का तिरंगा और दूसरी तरफ था उनके सचिवालय का झंडा। दोनों को देखकर मुझे लगा कि जब ऐसे लोग हमारे साथ हैं तो आज सबसे सही अवसर है जब हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने का अब हमें अभियान तेज करना चाहिए। आदरणीय अग्निहोत्री जी, ये हम सबने देख लिया कोविड-19 के दौरान जिस तरह से महामारी हमारे सामने आई, हमने देखा कि हमारे काम जो एक समय पर
सारे काम लग रहा था कि ठप हो जाएंगे, लेकिन हमारी शिक्षा व्यवस्था ठप नहीं हुई, हमारी शिक्षा व्यवस्था चरमराई नहीं। सुधा जी, हमारे शैक्षिक संस्थान लगातार चलते रहे, क्योंकि हमने अपने आप को तुरंत ऑनलाइन वर्चुअल तकनीक के माध्यम से उसमें हमने अपने आप को शिफ्ट कर लिया। यानी जो समय की एक चुनौती थी उसको हमने स्वीकार किया, उस चुनौती को स्वीकार करके हमने अपने लिए रास्ता निकाला। तो फिर मुझे समझ में नहीं आता, मुझे हरगिज समझ में नहीं आता कि आज 73 लगभग 73 वर्षों की आजादी के बाद भी भारत की अपनी एक राष्ट्रभाषा क्यों नहीं है, जबकि हम सब मानते हैं, हम सबका ये मानना है कि यदि किसी में राष्ट्रभाषा बनने की क्षमता है तो वह केवल और केवल हिंदी में है। और पूरे विश्व में बोली जाने वाली भाषा, समझी जाने वाली भाषा, समर्थन प्राप्त करने वाली भाषा मुझे लगता है हिंदी ही है। और हिंदी ने कोविड के दौरान एक नई दिशा की ओर संकेत किया है, यानी हिंदी में हमने सबने काम किया है। तकनीक की दृष्टि से अब हिंदी बिल्कुल पीछे नहीं है, हिंदी बिल्कुल बराबर अपने चरण बढ़ा रही है। हम सब तकनीक की दृष्टि में भी हिंदी को लगातार समृद्ध कर रहे हैं। और अक्सर कहा जाता है कि जब हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की बात आती है तो देश में कुछ जगह से विरोध के स्वर दिखाई देने लगते हैं। तो आदरणीय डॉक्टर विनोद मिश्र जी, इस राष्ट्र की तो परंपरा है, बिना विरोध के या बिना क्रांति के हमारा कोई भी कार्य पूरा नहीं होता है। और ये भी तय है कि जब भी हमें अच्छा काम करना होता है, जब भी हमें कुछ सुचारू रूप से आगे बढ़ने के लिए अपने कदम बढ़ाने होते हैं, क्रांति, विरोध, हम उन सब को सहन कर जाते हैं, हमें उन सब का सहारा लेना पड़ता है इस समय। जबकि हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति हम सबके सामने आ चुकी है, जिसमें भारतीय भाषाओं को विशेष महत्व दिया गया है। लेकिन मुझे लगता है कि इस समय 2021 10 जनवरी 2021 से अच्छा समय कभी नहीं आ सकता। शर्त केवल इतनी है कि हम सब हिंदी के प्रति जो हमारा अंतर्भाव है, हम सब समर्पित हो जाएं, हम सब कृत संकल्प हो जाएं और ये ठान लें कि हमें हिंदी को राष्ट्रभाषा बनवाना ही है। ठीक उसी तरह से, ठीक उसी तरह से जैसे लगभग 73 वर्ष पहले भारत के चप्पे चप्पे से आजादी के लिए स्वर सुनाई देने लगा था, जब सबने ठान लिया कि अब हमें आजादी के लिए क्रांति करनी है, तो हम जिनके गुलाम थे उनसे भी भारत मुक्त हुआ। तो आज तो भारत की अपनी सरकार है, आज तो भारत की अपनी शिक्षा नीति है, फिर भारत को अपनी राष्ट्रभाषा का ध्वज लहराने में इतनी देर क्यों लग रही है? हमें इस तथ्य पर हमें अवश्य ही विचार करना होगा। और जब हम वैश्विक हिंदी की बात करते हैं, उस वैश्विक हिंदी ने अपनी एक अलग पहचान बनाई है। आज भारत से बाहर मुझे कहते हुए कई बार गर्व भी होता है और कई बार थोड़ा सा संकोच भी होता है। क्या कारण है कि भारत में हिंदी का प्रयोग करने में हम उतना गर्व महसूस नहीं करते जितना भारत के बाहर विश्व के दूसरे देशों में हिंदी में बात की जाती है, वह हिंदी का प्रयोग लगातार बढ़ रहा है। अब हम सबको बैठकर एक बार विचार करना होगा कि हिंदी को हमें पूरे विश्व की भाषा बनाना है, हिंदी को हमें राष्ट्रभाषा बनाना है, हिंदी को हमें विश्व के कोने कोने में लेकर जाना है। मुझे लगता है कि यदि हम इसके लिए कृत संकल्प हो गए तो आज हंसराज कॉलेज द्वारा अंतरराष्ट्रीय जो हम संगोष्ठी कर रहे हैं विश्व हिंदी दिवस पर, वह अवश्य ही सफल होगा। गत वर्ष जब हमने विज्ञान भवन में विश्व हिंदी दिवस मनाया था, उस समय तक दिल्ली जैसे महानगर में इस तरह से विश्व हिंदी दिवस कभी मनाया नहीं गया था। लेकिन आज मैं देख रही थी कि तकनीक के सहारे देश भर में, पूरे विश्व में जगह जगह पर विश्व हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। और हम विश्व हिंदी दिवस एक ही दिन क्यों मनाएं, हम रोज प्रतिदिन अपने जीवन में हिंदी का प्रयोग करके क्यों ना, हमारे लिए रोज ही विश्व हिंदी दिवस होना चाहिए। हम अपनी भाषा में बातचीत करें, हम अपनी भाषा में सोचें, हम अपनी भाषा में मौलिक दुनिया का एक निर्माण करें, तो मुझे लगता है उससे नवीन भारत, समृद्ध भारत, स्वस्थ भारत, श्रेष्ठ भारत
आत्मनिर्भर भारत भी राष्ट्रभाषा हिंदी के द्वारा ही बनेगा। इसलिए आत्मनिर्भर भारत बनाने की जो नींव हमें रखनी है, उस नींव की जो इमारत है, जो वह नींव होगी, वह हिंदी भाषा ही हो सकती है। और मुझे लगता है कि हम सब मिलकर उस नींव को बनाने की तैयारी शुरू कर देते हैं, कृत संकल्प होकर आगे बढ़ते हैं। पुनः एक बार आप सबका विशेष धन्यवाद, आप सबके प्रति विशेष आभार, सादर नमस्ते। बहुत बहुत धन्यवाद रमा मैम का। उनका हिंदी प्रेम समय समय पर छलकता रहता है और निरंतर छलकता रहता है, उसमें निरंतरता देखी जा सकती है और लगातार हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के अभियान को वह मजबूत करती रही हैं, सशक्त करती रही, उसकी आवाज उठाती रही हैं। और आज भी उन्होंने यह स्थापित किया कि हिंदी को विश्व भाषा बनाना है, लेकिन उसको राष्ट्रभाषा बनाना है। इस चीज को हम ना भूलें। राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी को संविधान में दर्जा मिले, इस बात को उन्होंने बड़ी मजबूती से रखा। और उन्होंने इस बात पर भी बल दिया कि वास्तव में हिंदी का विकास अगर हम चाहते हैं तो हम अपने जीवन में उसका व्यवहार करें, उसको बरतें, उसका उपयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद रमा मैम का। और अब मैं सादर आमंत्रित करना चाहूंगा इस विषय पर, क्योंकि पूरी दुनिया में जो हिंदी की स्थिति है और उसका जो फलक है, वह अगर किसी को सबसे अधिक दिख रहा होगा तो वह मॉरिशस में बैठे डॉक्टर विनोद कुमार मिश्र जी को दिख रहा होगा। और मैं उन्हें सादर आमंत्रित करता हूं इस वैश्विक हिंदी की नई दिशाओं को लेकर अपने महत्वपूर्ण उद्बोधन के साथ। आदरणीय डॉक्टर विनोद कुमार मिश्र जी। धन्यवाद विजय कुमार जी। आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रोफेसर कुलदीप चंद्र जी, सुधा जितेंद्र जी और हमारी आदरणीय प्रोफेसर रमा जी और विजय कुमार मिश्र जी। रमा जी के वक्तव्य में उनका दर्द भी छलका, लेकिन एक उम्मीद भी दिखी, क्योंकि हम लोग आशावादी हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने, क्रांति की कोख से सारी चीजें पैदा होती हैं, चाहे भाषा हो चाहे संस्कृति, सबकी रक्षा ठीक वहीं से होगी। और भारत तो संघर्ष के लिए जाना जाता है। विपरीत परिस्थितियों में ही इस देश ने तमाम मुकाम हासिल किए हैं। आज मैं इस विश्व हिंदी सचिवालय जहां से बोल रहा हूं, रमा जी ने ध्वज का उल्लेख किया, तो मेरी दूसरी तरफ जो ध्वज है वो मॉरिशस सरकार का है, मॉरिशस देश का है, मॉरिशस का, एक तरफ भारत का है। तो दो ध्वजों के बीच में बैठ करके मैं स्वयं अपने को गौरवान्वित महसूस करता हूं कि दो देश की साझी विरासत को मैं यहाँ उसका नेतृत्व कर रहा हूं। और आज आपने जोड़ा, और ये बिल्कुल सच है, जिस परिवार की मुखिया रमा जी हो, उस परिवार में जुड़ने में कभी संकोच नहीं होता है। आज रात 10, 11, 12 बजे तक हम लोग कहीं ना कहीं जुड़े रहेंगे पूरे ग्लोब पर, लेकिन मैंने लोग संबंध नहीं छोड़ा, नहीं, आज जुड़ना ही है जिस भी रूप में। जब हम बात हिंदी की करते हैं और हिंदी की वैश्विकता की जब बात आती है, तो हमारे जो सपने हैं, हम दो तरह की स्थितियों में, जैसे रमा जी ने अपने वक्तव्य में कहा, एक तरफ हम देखते हैं कि पूरी दुनिया में हिंदी किसी न किसी रूप में मौजूद है। अपने देश में मुड़ करके पीछे देखते हैं तो निराशा भी होती है, लेकिन वहीं कहीं ना कहीं एक उम्मीद की किरण भी तो जागती है। और इतिहास इस बात का साक्षी रहा है कि ज्ञान पर जिस भी भाषा का अधिकार रहा है, पूरी वैश्विक व्यवस्था पर लगभग उसी का वर्चस्व रहा है। तो हमें हिंदी को ज्ञान की भाषा बनाने की जरूरत है। जिस दिन ये ज्ञान की भाषा बन जाएगी, अभी बड़े दुख के साथ मैं कहूं कि ये केवल अनुवाद की भाषा बन के रह गई है। भारत के सभी मंत्रालयों में अंग्रेजी में सारी चीजें तैयार होती हैं और अनुवाद में परोस दी जाती हैं। इससे दुखद क्या हो सकता है? तो हमें इसे ज्ञान एक वैकल्पिक भाषा के रूप में विकसित करने की जरूरत है, और इसमें सारी संभावनाएं हैं। और आज हम जिस सूचना एवं प्रौद्योगिकी से संचालित ज्ञान की 21वीं सदी में जी रहे हैं, और उसमें अगर ये वैकल्पिक भाषा न बन पाई तो फिर कब बनेगी? और ऐसा नहीं है कि हिंदी ने अपनी दावेदारी पेश नहीं की है, हिंदी ने तो अपनी दावेदारी पेश कर दी है। हमारा स्वप्न तो यूनाइटेड नेशंस तक है, संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी को ले जाने की बात हुई थी। पीछे मुड़ के देखें तो भारत में भी राष्ट्रभाषा को लेकर संघर्ष जारी है। लेकिन आज हिंदी संसार की समृद्ध भाषाओं में से एक है।
और चाहे हम बात विचार की करें, संचार की करें, व्यवहार की करें, विस्तार की करें या कि व्यापार की करें, सभी दिशाओं में हिंदी ने अपने झंडे गाड़े हुए हैं। और यत तत सर्वत्र हिंदी की जो सार्थक उपस्थिति है वो प्रशंसा के योग्य है। और जब हम अपने उस देश की बात करते हैं जहां कभी कहा गया कि वसुधैव कुटुंबकम, जहां विश्वग्राम के चिंतन की बात आई, वहीं दूसरी तरफ जब हम देखते हैं तो जो विश्वग्राम का चिंतन है वो कहीं ना कहीं हमें आध्यात्मिकता पर, और जो दूसरा बंधन मुक्त व्यापार, व्यावसायिक समस्या तथा प्रतिस्पर्धा की बात करते हैं, वो पूरी तरह से भौतिकता पर अवलंबित हैं। तो यहाँ तो आध्यात्मिकता और भौतिकता के बीच युद्ध है, और हिंदी आध्यात्मिकता की भाषा है। लेकिन क्या भौतिकता के सहारे सिर्फ बाजार बनकर नहीं रह सकते? इसलिए आवश्यकता है कि हम विज्ञान और प्रौद्योगिकी में दक्षता हासिल कर चुके हैं, और जो बची खुची दक्षता है उसे हासिल करें। और उसके लिए हमें किसी भाषा विशेष की जरूरत नहीं है। जिस भाषा का हैंगओवर अभी नहीं उतरा, अभी हम उसी भाव में जी रहे हैं, उस भाषा ने तो दुनिया को कुछ दिया ही नहीं है, जिसका वर्चस्व पूरी दुनिया पर है। जरा विचार करें, क्या उसमें चिंतन और अनुसंधान संभव है? शायद नहीं। अंग्रेजी में ना तो चिंतन संभव है, ना तो अनुसंधान संभव है। वो एक कैरियर की तरह है। चिंतन और अनुसंधान सिर्फ निज भाषा में ही हो सकता है, और इसे दुनिया भर के भाषाविदों ने स्वीकार किया। लेकिन हम भारतीयों का जो भाषाई हीनता बोध रहा है वो बराबर आड़े आ जाता रहा है। और सत्ता के शीर्ष पर जो भाषा बैठी है सदियों से, वो हमारी अस्मिता को भी घायल करती है। लेकिन धीरे धीरे ही सही हम उस खुमार से बाहर निकल रहे हैं। और जो दुनिया के बहुसंख्यक देश अपनी भाषा के बलबूते ज्ञान, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, अध्यात्म सबकी उन्नति कर रहे हैं, तो हम तो उस देश के हैं जहां की उदात्त सांस्कृतिक और भाषाई विरासत है। भारत की हिंदी एक मुखी तो नहीं है, वो 22 भुजाओं वाली भाषा है। वो जहां इतनी सक्षम भाषाएं हो, जिस हिंदी के साथ खड़ी हो, वो भाषा इतनी कंगाल कैसे हो सकती है? तो 22 भुजाओं वाली भाषा के साथ अगर हिंदी खड़ी है और अपनी पूरी चेतना और प्रतिबद्धता के साथ खड़ी है, और स्वाभिमान तो छलक ही रहा है, फिर हम अपनी क्षमता क्यों सिद्ध न करें? सवाल तो यह है। और जब हिंदी भारत सहित पूरी दुनिया के पूरे एक बहुत बड़े भूभाग की जनवाणी रही है, और धीरे धीरे विश्व जनमन के भीतर वो विस्तार लेती हुई, अब तो बिल्कुल जिसे हम कहें कि हिंदी की जो वैश्विक हृदय सभा है, उसमें अपने सर्वसमावेशी रूप को, उसकी जो सहजग्राह्यता है, जो स्वीकार्यता है, कि जो स्वाभाविक मांग है, वो करती हुई अनवरत क्रियाशील है। और विश्व भाषा बनने की मैत्रीपूर्ण स्पर्धा में यह भाषा शामिल है। हम किसी एक भाषा को हटाकर अपनी चौधाहट कायम नहीं कर सकते। हम अगर स्पर्धा में है तो मैत्रीपूर्ण स्पर्धा है, और फिर न जाने कितने पड़ावों को पार करते हुए मंथर गति से ही सही हम अपने लक्ष्य की ओर बिल्कुल सधे पांव से बढ़ रहे हैं। हजारों वर्षों की हमारी लंबी परंपरा है, इसकी सफलता का लंबा चौड़ा इतिहास है। लेकिन हाँ, दूसरी तरफ रोज नई नई चुनौतियां तो आएंगी, और चुनौतियों को ही तो अवसर में बदलने की बात आती है। इतना बड़ा वैश्विक संकट आया, रमा जी ने उल्लेख किया, हम सब उठ खड़े हुए। नहीं तो शिक्षण संस्थाओं को तो बंद हो जाना चाहिए था, ताला लग जाना चाहिए था। लेकिन हमने वैकल्पिक व्यवस्था खोजी, और उसमें हिंदी शिक्षण में भी कहीं तकनीक बाधक नहीं बनी, बल्कि साधक बनी। तो अनेक संभावनाओं के गवाक्ष खुल ही जाते हैं। सवाल यह है कि विचार मंथन के लिए हम जो हमारे तथाकथित भारतीय भाषाओं की जो बुद्धि सभा है और उसके जो सांस्कृतिक संरक्षक हैं, उनको आवाज देने की जरूरत है। जिस दिन वो हमारी आवाज को सुन लेंगे, निश्चित रूप से भाषा मूल्यबोध या सौंदर्य की जो वैचारिकी है, उसकी जो भावभूमि और जो अखंड चिंतन से बिल्कुल सुसज्जित है, वो परिवेश मिलेगा। और अब हम सभी जानते हैं कि खंडित चिंतन हमारा एकांगी विकास करता है, बल्कि कहे कि हमें दोहरे व्यक्तित्व के रूप में निर्मित करता है। लेकिन हिंदी एक ऐसी भाषा है जो बिल्कुल कभी सेविका की तरह भी है, कभी स्वामिनी की तरह भी है,
कभी मां की तरह भी है। तमाम भूमिकाओं में अपनी संतानों को अपनी पूरी शक्ति से, अपनी पूरी ऊर्जा से सशक्त बना रही है। केवल रोटी और रोजगार का माध्यम बनकर हमारी भाषा नहीं रह पाएगी, और हिंदी का एकांगी विकास होगा या किसी भी भाषा का एकांगी विकास होगा रोजी रोजगार के बाद भी तो है। क्योंकि जब तक हम जो सृजनशीलता है, सृजनशीलता के अभाव में शायद ही कोई भाषा जिंदा रहे। और जो बाजार सापेक्ष हिंदी है वो आज की जरूरत हो सकती है, वो तात्कालिक जरूरत है, लेकिन संस्कृत निरपेक्ष हिंदी समय के शाश्वत मानदंडों पर खरी नहीं उतर सकती। इसलिए संस्कृत सापेक्ष हिंदी चाहिए, और संस्कृत निरपेक्ष भाषा में जीना, उसके स्पंदन और उसके उद्वेलन को आत्मसात करना तभी संभव है जब वह निर्धारित मानदंडों पर अपनी विश्वसनीयता कायम कर सके और भाषाई अस्मिता को टूटने फूटने से बचा सके। चलिए मानते हैं कि आज अजन्मे किंतु अनगिनत खुशियों के जो उधार लिए हुए सपने हैं, वो हमारी हिंदी के का जो भाषाई अधिकार है, उस अधिकार के मुकुट की बाह जो रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं, और उनके साकार होने का समय आया हुआ है। और भाषाई गुलामी से भरपूर कुंठा से हिंदी की चिंतन धारा को दूषित होने से बचाते हुए हमें बहुत आगे जाने की जरूरत है। अब हम लोभ लाभ से मुक्त और भाषाई संप्रीति बनाए रखने के प्रयास में हमें आगे आना चाहिए। माना कि पिछली 3 सदियां पश्चिम के वर्चस्व की साक्षी रही, उनके साथ थी, लेकिन आज की सदी तो हमारी सदी है। इस पर हम गर्व करना कब सीखेंगे? बहुत बड़ा बाजार है हमारा देश, बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था है हमारा देश, तब हिंदी वैश्विक भाषाई विकल्प रूप में क्यों नहीं बन सकती? दुनिया में अगर भारत की उभरती पेशेवर युवा शक्ति है जिसने हिंदी का परचम पूरी दुनिया में जहां जाइए वहीं लहरा रहे हैं, और उन्होंने हिंदी की जो हैसियत है उसको एक ठोस जमीन दिया और एक पूरा आकाश दिया, बृहत्तर आकाश दिया। और हम तो आकाश के पार भी आकाश है, इस संभावनाओं में जीने वाले हैं, इस व्यवस्था में जीने वाले हैं, इस सोच के हैं। और आज हिंदी प्रौद्योगिकी के अश्वमेध के घोड़े पर सवार हो चुकी है, और जहां रमा जी जैसी चिंतक बैठी हो इतनी चिंता करने के लिए, तो उस अश्वमेध के घोड़े को तो विश्व विजय की ओर निकलना ही होगा। और विश्व जनमन की आशा आकांक्षा के अनुरूप उदारमना हिंदी एक सक्षम विकल्प पेश कर रही है और अपने सार्वभौमिक विस्तार एवं स्वीकृति को प्रामाणिकता भी दे रही है, और उस दिशा में सतत अग्रसर भी है। और आज हिंदी की जो वैचारिकी है एवं समृद्ध जो शब्द संपदा है, ज्ञान विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी सहित अन्य विधाओं को जो मुखरता प्रदान करने की क्षमता है, उस पर विचार किए जाने की जरूरत है। और मैं तो कहता हूं कि यदि भविष्य में केवल किसी 2 भाषा में पूरे विश्व को संबोधित करने की स्थिति आएगी तो उसमें हिंदी 1 नंबर पर होगी। इससे कम हमें स्वीकार भी नहीं है, इससे कम सपने हम देखें क्यों? यही हिंदी की ताकत है, और यह इसलिए संभव हो सकेगा कि भारत एक बहुत बड़े भारत, जिसे अटल जी ने नहीं कहा था कि केवल जमीन का टुकड़ा नहीं है, ये हम उस जमीन के टुकड़े के हिस्सेदार नहीं है, ये केवल भौगोलिक सीमाओं में बंधा हुआ कोई देश नहीं है, इसकी अपनी एक सांस्कृतिक परंपरा है। तो भारत में एक नई ताकत के रूप में उभर कर आने की पूरी शक्ति मौजूद है। अच्छा है कम से कम वर्तमान सरकार देर से ही सही नई शिक्षा नीति के जरिए तमाम भारतीय भाषाओं के साथ हिंदी के संवर्धन में भी कटिबद्ध दिख रही है, और ऐसी सुखद स्थिति में हिंदी की उपयोगिता एवं बाजार स्वीकार्यता तो संभव है ही। और ऐसा लगता है कि हिंदी के अच्छे दिन तो मैंने बहुत पहले कहा था कि 2014 में ही आ गए थे, और हिंदी अब अपनी जो वैचारिक इसकी महायात्रा है, इसके कई पड़ावों को छूते हुए ज्ञान की कई धाराओं को अपने भीतर समेटे हुए बह रही है, अनवरत बह रही है। और इसकी धारा बिल्कुल गंगोत्री से निकली हुई धारा है, कभी रुकने वाली नहीं है। और आज के बदले हुए परिवेश में यह अपने परंपरागत आवरणों से भी बाहर निकल चुकी है और एक वैश्विक पहचान बना चुकी है। और इसकी झोली में तो जो गिरा निखर कर बाहर आया, ये हिंदी की ताकत है कि जो इसकी झोली में गिरा उसे इसने अपना लिया, चाहे शब्द हो, चाहे परंपरा हो, चाहे व्यवहार की चीजें हो। और पिछले कुछ वर्षों में तो हिंदी ने जो विचार संचार और संवाद की जो त्रिवेणी है उसमें हिंदी सबसे आगे बह रही है और नए नए कीर्तिमान स्थापित कर रही है, और भावनात्मकता से व्यावसायिकता की ओर, लेकिन दूसरी तरफ धार्मिकता से कार्मिकता की ओर भी नई ऊर्जा और नई रोशनी के साथ बढ़ रही है।
और इस हिंदी की आधुनिकता पश्चिम से नहीं आई है, न तो उधार की है, ये न तो आयातित है, ये हमारे देश की, हमारी मिट्टी से उपजी हुई आधुनिकता है जिस पर हम गर्व और गौरव का अनुभव कर सकते हैं। इसमें विश्व मानव की सशक्त उपस्थिति है जो इसे और महान बनाता है। यह सहजता का कहीं त्याग नहीं करती है, इसमें दूसरे को सहभागी बनाने की पूरी क्षमता मौजूद है और एक ललक भी है। यह विग्रह की नहीं, संधि की भाषा है और संधि में विनम्रता का स्वर फूटता ही फूटता है और स्व में पर और पर में स्व को पाने की जो ललक है, उस ललक से जो विमर्श के सार्थक गवाक्ष खुलते हैं, खिड़कियां खुलती हैं, ये सारी क्षमताएं इसे सहज रूप से विश्व भाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने के लिए काफी है, मुझे लगता है। और हिंदी अपने संख्या बल के सहारे बाजार से लेकर साहित्य और संस्कृति सब जगह इसकी उपस्थिति बदस्तूर, मैं कहूँगा उपस्थिति बिल्कुल बनी हुई है। और सूचना क्रांति की आंधी में साम्राज्यवादी शक्तियां अपने आधिपत्य से कब से बहकर के किनारे लग चुकी है। हिंदी को कुछ करने की जरूरत नहीं है, हिंदी ने अपनी विरासत को सुरक्षित रखा हुआ है। लेकिन हाँ, डर जरूर लगता है कि कहीं बाजार और हिंदी की जो मैत्री है, इसके जो बंधन है, उससे हमें आश्वस्ति का भाव चाहिए। ये सच है कि हिंदी चाहे वो मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, चाहे प्रिंट मीडिया हो, मनोरंजन हो, ये आदि की माध्यम भाषा बन चुकी है। अब सवाल यह है कि ये प्रौद्योगिकी की भाषा बने, ये विज्ञान की भाषा बने, हिंदी माध्यम में परीक्षाएं हो, हिंदी माध्यम में अध्ययन अध्यापन की व्यवस्था हो और भारतीय भाषाओं के साथ हो। हिंदी का विकास एकांगी नहीं। और मुझे हिंदी के भविष्य को लेकर, हिंदी की जो दिशाएं हैं बिल्कुल जगमग मुझे दिख रही चारों तरफ। हिंदी में तो हर दिन दिवाली है। और इतना अवश्य कहना चाहूंगा कि हिंदी जैसी एक सफल भाषा का भाग्य 26 अक्षरों वाली भाषा क्या लिखेगी, जो स्वयं निरीह है। तो 26 अक्षरों वाली भाषा हिंदी का भाग्य नहीं लिखेगी। हिंदी के गौरव और गरिमा से जो परिपूर्ण मेधा किसी बाहरी भाषा का मोहताज कब रही? कभी नहीं थी। और भारतीय बौद्धिकता की महनी परंपरा से युक्त हिंदी अभिव्यक्त का माध्यम अपने को बना ही लेती है। इसलिए हिंदी रचना और विमर्श दोनों मोर्चों पर अपने लोक आधार से जुड़ी हुई है। लोक चेतना और देश चिंतन से भी आगे की बात सोचती है हिंदी। और यह जो सांस्कृतिक अर्थबोध की भाषा बनने और स्वयं एक संस्कृति बनने के राह पर चल पड़ी है। और आज वैश्विक स्तर पर हिंदी की स्थिति और उपस्थिति पर विचार करने पर यह पता चलता है कि इसमें परंपरा और प्रयोग की प्रबल आकांक्षा है। विचार कीजिए, सिद्धनाथ, जैन, भक्ति साहित्य से होते हुए आधुनिक काल तक स्वाधीनता का स्वर मुखरित करने वाली अगर कोई भाषा रही है तो हिंदी रही है। और आज अगर हम ये विचार करें कि हिंदी वैश्विक स्तर पर कहाँ है, कहाँ सफलता है, तो ये अभी विचार से भी आगे निकल चुकी है। सब अब हम निश्चिंत हो जाएं और इसकी तमाम उपलब्धियां हमें खुश करने लगी हैं। और छोटी बड़ी चिंताएं तो होती ही रहती है। राजनीतिक जुमलों और बाजार की चमक दमक से हिंदी का कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। मैं तो आशावादी हूं। इसलिए समय रहते अगर हम सब जग जाएं और हिंदी को एक वैकल्पिक भाषा के रूप में और एक जिसे कहते हैं कि प्रतिरोध की भाषा के रूप में हिंदी को विकसित करने की जरूरत है। हम हिंदी के लोग, हम भारतीय लोग प्रतिरोध की क्षमता अपने भीतर नहीं विकसित करते हैं। भाषा को लेकर जितनी चेतना इजराइल के लोगों में है, जितनी चेतना फ्रांसीसियों में है, चीनियों में है, जर्मन में है, हमारे भीतर क्यों नहीं है? अगर ये जिस दिन हमारे भीतर वो प्रतिरोध की क्षमता आ जाए, फिर क्या कहना है? फिर तो हिंदी बिल्कुल शक्तिपुंज बन जाएगी। और फिर रचना हो, विचार हो, दोनों मोर्चों पर, और लोक आधार और देश चिंतन से बिल्कुल संपृक्त है। इसलिए सांस्कृतिक अर्थ बोध की भाषा है ये। और ठीक है, मैं तो कई जगह इस बात का उल्लेख करता हूं कि वर्षों से हिंदी समय के धनुष पर प्रत्यंचा की तरह तनकर बैठी है और संयुक्त राष्ट्र के लक्ष्य संधान के लिए बार बार खींची जाती है, किंतु कंपन अड़े आ जाता है। तमाम नाकाम कोशिशों के बावजूद यथास्थिति बनी हुई है और स्वयं के आवश्यक संतुलन में साधे जाने की जो महनी कामना है, उसके साथ वह धनुर्धर का निरंतर साथ भी दे रही है। दूसरी ओर समूचा जनमानस टंकार का जय घोष सुनने को आकुल है, जिसमें हम आप सब शामिल हैं। और इस अकुलाहट में हम यहाँ भूल जाते हैं कि टंकार की गूंज धनुष नहीं प्रत्यंचा से होकर निकलती है और समय का धनुष प्रत्यंचा को कान तक खींचने से पूर्व ही कंपन दे जाता है। फिर तो लक्ष्य भेदन में कठिनाई होगी ही।
और फिर न तो लक्ष्य भेदन और न ही प्रत्यंचा से टंकार का जय घोष सुनना संभव हो पाएगा। इसलिए हम आशावादी स्वर को मुखरित करते रहें और हिंदी के प्रचार प्रसार में अपने को जितना हो सके अपनी आहुति दें। फिर हमें न तो डरने की जरूरत है, न तो कुछ और सोचने की जरूरत है। बस हिंदी की धारा इसी तरह से बहती रहे। और आज विश्व हिंदी दिवस के अवसर पर इससे बड़ा और क्या व्रत लिया जाए कि हम हिंदी के साथ जिए, हिंदी के साथ मरें। इस व्रत के साथ, इस सुंदर भावना के साथ मुझे लगता है कि हम अपने अस्मिता बोध के साथ एक बार ये सोच लें और अपनी चुप्पी तोड़ें तो निश्चित रूप से हिंदी को हम जहां ले जाना चाहते हैं उससे भी आगे ले जा सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा और सुनने वालों अगर कुछ अनुचित कह गए हो तो क्षमा कीजिएगा। और एक बार फिर रमा जी के प्रति विनय अवनत भाव से, जो कुछ मैंने कुछ कहा नहीं, तेरा तुझको सौंपिया का लागत है मोर। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय विनोद जी, आपके इस विद्वतापूर्ण उद्बोधन के लिए और आह्वान के लिए कि हिंदी को हम अपने जीवन में अपनाएं। विचार, संचार और बाजार की भाषा के रूप में हिंदी बहुत आगे बढ़ चुकी है और हिंदी की जो हमारी अखंड परंपरा है, जो हमारी सांस्कृतिक परंपरा है, उसको आत्मसात करने की जो हिंदी की क्षमता है वह महत्वपूर्ण है। और आपने बहुत ठीक कहा कि अब तो हिंदी स्वयं में एक संस्कृति के रूप में स्थापित होने लगी है, उस ओर बढ़ गई है, उस ओर चल पड़ी है। तो निश्चित तौर पर आपने बहुत सी महत्वपूर्ण बातें कही कि ज्ञान विज्ञान की भाषा के रूप में हिंदी का विकास हो, अध्ययन अध्यापन हिंदी के माध्यम से हो और सृजनशील हिंदी, संस्कृत सापेक्ष हिंदी, इन तमाम पहलुओं को ध्यान में रखते हुए यदि हिंदी के विकास की हम बात करेंगे तो हिंदी अपनी शक्ति, अपनी सामर्थ्य के बल पर और हमारी जो बड़ी संख्या है और दुनिया में जो बढ़ता हुआ हमारा वर्चस्व है, जो हमारी धमक है, जो हमारी पहुंच है, उससे निश्चित तौर पर हिंदी एक महत्वपूर्ण विश्व भाषा के रूप में और नंबर 1, आपने ठीक कहा, बिल्कुल नंबर 1 विश्व भाषा के रूप में स्थापित होगी। एक बार पुनः आपका आभार। आपने बहुत ही महत्वपूर्ण मार्गदर्शन हम सबका किया कि आकाश के पार के आकाश में भी उड़ने के लिए और अपनी संस्कृति से जुड़ने के लिए, दोनों चीजों के लिए हिंदी जरूरी है और उसके बिना ये चीजें नहीं हो सकती। एक बार पुनः आपका आभार। और मैं अब सादर आमंत्रित करना चाहूंगा प्रोफेसर सुधा जितेंद्र मैम को, जो गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर से हमारे बीच जुड़ी हुई हिंदी विभाग की अध्यक्ष हैं। आदरणीय प्रोफेसर सुधा जितेंद्र मैम को मैं सादर आमंत्रित करता हूं अपने महत्वपूर्ण उद्बोधन के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद विजय कुमार मिश्र जी। मैं सबसे पहले सभी को आज विश्व हिंदी दिवस पर बहुत बहुत मुबारकबाद कहती हूँ। इस आयोजन की सूत्रधार, प्रेरणा स्रोत प्रिंसिपल मैम रमा जी, हंसराज महाविद्यालय, इस संगोष्ठी के मुख्य अतिथि डॉक्टर कुलदीप अग्निहोत्री जी, वाइस चांसलर हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी धर्मशाला, और अत्यंत आदरणीय, अभी अभी हम उनका वक्तव्य सुन रहे थे, प्रोफेसर विनोद कुमार मिश्र जी। मुझे सौभाग्य मिला था मॉरिशस आने का, तो उस धरती को भी मैं दूसरा ही भारत मानती हूँ। और इस कार्यक्रम के संयोजक विजय कुमार मिश्र जी। मैं आज प्रिंसिपल मैम रमा जी से कहना चाहती हूँ कि हंसराज परिवार की सदस्य बनकर मैं स्वयं को गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे अवसर दिया कि मैं इस परिवार की सदस्य बन सकूं। बात कहाँ से शुरू करूं? सोच रही थी कि यूनान, मिस्र, रोमा सब मिट गए जहां से, कुछ बात ही है ऐसी कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। हिंदी, मैं उस भाषा की बात आपके साथ साझा करने जा रही हूँ जो भाषा विश्व की दूसरी सबसे बड़ी भाषा के रूप में हमारे सामने उपस्थित होती है। मैं उस भाषा के बारे में आपके सामने बातचीत करने के लिए मुखातिब हूँ जिस भाषा में सर्वाधिक समाचार पत्र छपते हैं। मैं उस भाषा के लिए आपके सामने प्रस्तुत हुई हूँ जिस भाषा में सर्वाधिक चैनल, मीडिया का युग है, हमारे सामने प्रस्तुत होते हैं। मैं उस
भाषा के लिए इतनी बड़ी भाषा है जिसमें सर्वाधिक फिल्मों का जिसको कहते हैं कि फिल्में बनती हैं, और मेरी वाणी शायद, मेरे शब्द शायद मेरा साथ न दे पाए। अरे इस भाषा में जो जो फूल है इस भाषा का, वो भी उस पथ पर अपने आप को न्यौछावर कर देना चाहता है जिस पथ पर प्राणों का पन लगाने वाले वीर जो है वो जाते हैं। तो मैं क्या कहूं इतनी बड़ी भाषा के बारे में। विश्व में हिंदी की आवश्यकता क्या है, इससे पहले अगर थोड़ा सा अगर आत्मावलोकन की बात की जाए तो मुझे लगता है कि जब हम कोई भी विषय चुनते हैं तो उसके पीछे आत्मावलोकन सबसे पहला हमारा धर्म बन जाता है। 2008 में संयुक्त यूनेस्को ने 2008 का वर्ष जो है वो भाषा वर्ष के रूप में मनाया था। भाषा वर्ष के रूप में इसलिए मनाया था क्योंकि संसार की बहुत सारी भाषाएं लुप्त हो रही थी। भाषाओं का लुप्त होना एक संस्कृति का लुप्त हो जाना है। इसलिए भाषा केवल अभिव्यक्ति का माध्यम नहीं होती, केवल संप्रेषण का माध्यम नहीं होती। भाषा हमारी संस्कृति और हमारी मूल्यों की परिचायक होती है, हमारी उस परंपरा की परिचायक होती है जिस परंपरा में बंधकर हम अपनी पहचान इस विश्व के सामने रखते हैं। तो यूनेस्को द्वारा जब ये 2008 का वर्ष भाषा वर्ष के रूप में मनाया गया तो एक तरह से विश्व भर में भाषाओं के प्रति एक सचेतता हमें दिखाई देती है। अगर हिंदी की, अभी मैंने हिंदी के बारे में बहुत सारी बातें कही, लेकिन प्रेमचंद क्या कहते हैं? प्रेमचंद कहते हैं कि ठीक है, नदियां, नाले और ये सब चीजें मिलाकर राष्ट्र बन जाता है, लेकिन वास्तव में राष्ट्र जो है वो उसको उसकी भाषा जोड़ती है, और बिना राष्ट्र भाषा के कोई भी राष्ट्र गूंगा, जैसा हम लोग सभी जानते हैं। अभी मैडम रमा जी ने और प्रोफेसर विनोद कुमार मिश्र जी ने बहुत बढ़िया ढंग से भारतीय भाषाओं में हिंदी की स्थिति को हमारे सामने रखा, लेकिन धर्मवीर भारती का बड़ा जबरदस्त इसमें मत है। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है कि हिंदी के पास अपनी कोई शब्द संपदा नहीं है, ऐसा भी नहीं है कि हिंदी जो है उसके पास अपना कोई मुहावरा नहीं है। उन्होंने कहा कि हिंदी के पास जो नहीं है वो है इसके प्रयोग करने वालों में आत्मिक बल की कमी है, जिसकी बात अभी हम थोड़ी देर पहले कर रहे थे कि जब तक अपनी आंखों में हम खरे नहीं उतरते हैं तब तक हम दुनिया के सामने अपनी तस्वीर प्रस्तुत कर पाने में असमर्थ होते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, मैं ये कहना चाहती हूँ कि हिंदी जो है वो, हिंदी तो जिसको कहते हैं कि बहता नीर है, उसको किसी रूप में भी जो है रोका नहीं जा सकता है, किसी रूप में उसको उसका मार्ग जो है वो अवरुद्ध नहीं किया जा सकता है। लेकिन लॉर्ड मैकाले की जो स्थिति है, जो प्रिंसिपल मैडम रमा जी ने बहुत बढ़िया ढंग से और डॉक्टर साहब ने भी बहुत बढ़िया ढंग से उसको रेखांकित किया कि जिस मानसिकता का शिकार आज भारत वर्ष का हर जो प्राणी है वो दिखाई देता है, वो यही है कि वो मानसिक रूप से अभी भी गुलाम है। यद्यपि हमें आजादी मिल गई है, लेकिन हम मानसिक रूप से आज भी हिंदी को वो अपना उसका स्थान, हिंदी ही नहीं, मैं हिंदी के साथ साथ भारतीय भाषाओं की बात भी कहूंगी, और मैं ये अपने जीवन काल में मैंने ये अनुभव किया है। मेरी मातृभाषा पंजाबी है, लेकिन मैंने ये समझा है कि भारतीय भाषाओं की उन्नति में यदि हिंदी की उन्नति है तो हिंदी की उन्नति में ही भारतीय भाषाओं की उन्नति भी छिपी हुई है। मैं संविधान की तरफ थोड़ा सा अगर लौटूं तो संविधान ने हमें ये हक दिया कि हम स्वतंत्र रहें, लेकिन अनेकता को हम स्वीकार करें। हम इस चीज की मांग भी करते हैं और इस चीज पर पूरी तरह से खड़े भी रहते हैं। लेकिन भारतीय संविधान ने एक चीज और भी कही थी, अनेकता में एकता।
तो वो जो एकता की स्थिति है उसको कई बार हम लोग भुलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हिंदी जो है वो, अगर वैश्विक दृष्टि से हिंदी के महत्व की बात की जाए तो मैं बिल गेट्स की तरफ अगर आपका ध्यान आकर्षित करूं, तो बिल गेट्स ने कहा था कि सबसे पहले जब बोलकर लिखने की कोई भी तकनीक विकसित होगी तो उसमें देवनागरी जैसी दूसरी कोई लिपि जो है वो मुझे दिखाई नहीं देती है। और इसी के तहत आज हिंदी ने सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से दुनिया की, मुझे लगता है कि कुछ एक जो चुनिंदा भाषाएं हैं उनमें अपना स्थान जो है वो बना लिया है। और इसी सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से आज हिंदी जो है वो विश्व के 175 देशों में लिखी, बोली, पढ़ी और समझी जाती है। विश्व में आज हिंदी विश्व की आवश्यकता के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत होती दिखाई देती है। जैसा अभी हम लोग समझते हैं, हिंदी को वैश्विक धरातल पर पहुंचाने का सबसे पहला काम तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे गिरमिटिया मजदूरों द्वारा यद्यपि हुआ, लेकिन मैं ये सोचकर कई बार हैरान हो जाती हूँ कि रामचरितमानस जो है वो हिंदी का वैश्विक दूत बनकर पूरे विश्व में इस समय दिखाई देता है। और ये भारतीय सांस्कृतिक चेतना का अग्रदूत भी ये कृति जो है अपने आप में है। भाषा केवल संप्रेषण नहीं है, भाषा केवल अभिव्यक्ति नहीं है, बल्कि भाषा वो सांस्कृतिक पहचान है, जैसे मैंने शुरू में कहा। और इस सांस्कृतिक पहचान को भारतीय भाषाओं में, विशेषकर हिंदी में लिखा गया जो वैश्विक पहचान है, उसने इस स्थान को बनाने में बहुत बड़ा योगदान दिया। दूसरा यह है कि मैं कई बार सोचती हूँ कि मैं जो ओढ़ता हूँ और मैं जो बिछाता हूँ, आइए अगर वही बात आपसे की जाए तो वो ज्यादा बढ़िया रहेगी। भारतवर्ष में हिंदी के लिए यद्यपि जैसे मैंने कहा कि सर्वाधिक हिंदी के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन इसके साथ ही जिस पस्त मानसिकता के साथ हिंदी को स्वीकार किया जाता है, उस मानसिकता से हमें स्वयं को परे करने की आवश्यकता है। दूसरा, हिंदी में इतना सामर्थ्य है कि मैं अभी देख रही थी कि लगभग इसमें कई लाख शब्दों का निर्माण जो है, जो पारिभाषिक शब्द है, इसका निर्माण जो है वो हो चुका है। पारिभाषिक शब्दों के निर्माण की तरफ मैं इसलिए बढ़ रही हूँ क्योंकि ज्ञान, विज्ञान, तकनीक की पढ़ाई जो है वो तभी संभव हो सकती है यदि हमारे पास पूरी की पूरी जिसको कहते हैं कि शब्दावली हमारे पास जो है वो मौजूद हो। और इसमें भारत सरकार जो है वो इतनी शिद्दत से लगी हुई है, और उसी का ये परिणाम हुआ कि 2018 में आप ये देखिए कि संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी समाचार जो है वो 10 मिनट का प्रसारित जो वो हो रहा है। और संयुक्त राष्ट्र ट्विटर खाता भी जो है वो हिंदी में खुल चुका है। बीबीसी हिंदी के लिए कितनी तरह से वहां हिंदी के लिए काम होता रहा, ये हम सभी जानते हैं। आज अमेरिका जैसे देश में, मैं अगर बराक ओबामा कहते हैं कि मुझे महात्मा गांधी नजर आते हैं मेरे सपनों में, तो उसके पीछे इसी हिंदी और इसी जिसको कहते हैं कि भारतीय संस्कृति की महानता की बात जो है वो रेखांकित होती है। क्यों? क्योंकि महात्मा गांधी ने आजादी के बाद ये कहा था कि कह दो दुनिया से कि आज से गांधी अंग्रेजी भूल गया है। मुझे याद आ रहे हैं विनोबा भावे, जिन्होंने कहा था कि भाई मैं तो अपना कश्मीर से कन्याकुमारी तक का जो भूदान आंदोलन है मैं कभी सफल नहीं कर पाता अगर मेरे पास हिंदी का हथियार नहीं होता। बहुत बड़ी बात है। मैं मानसिकता की बात बार बार इसलिए कह रही हूँ क्योंकि हमेशा जब भी मैं एक प्राध्यापक होने के नाते मैं जिन विद्यार्थियों को पढ़ाती हूँ, मैं जिस समाज में विचरण करती हूँ, उस समाज में मुझसे पूछा जाता है, मेरे सामने ये सवाल खड़ा किया जाता है
और अगर इन सवालों से हम अपनी आंखें चार नहीं करेंगे और केवल अच्छा ही अच्छा कहते चले जाएंगे तो शायद ये हिंदी का भला नहीं होगा। उदाहरण के लिए जैसे लोग कहते हैं कि हालांकि मैं ये भी मानकर चलती हूँ कि आज का समाज, आज का विश्व मोनोलिंगुअल नहीं है। एक भाषी होना आज जो है वो बढ़िया नहीं माना जाता है। मोनोलिंगुअल जो है, बहुभाषी, ये आज के समाज की, आज की दुनिया की पहचान है। तो हिंदी जो है वो किसी भी मायने में किसी से पीछे नहीं है। क्यों पीछे नहीं है और क्यों पीछे नहीं रह सकती है? आज दुनिया की सबसे बड़ी मंडी के रूप में अगर हिंदी है तो विश्व के सभी देशों को हिंदी का मुहावरा समझने की आवश्यकता है ही है। आज अगर हमारे भारतीय समाज सांस्कृतिक जो एक्सचेंज है, जो आदान प्रदान है, उसके लिए दूसरे देशों में जा रहे हैं, हमारे दूतावास जो है प्रत्येक विश्व के प्रत्येक देश में है, तो वहां हिंदी का प्रचार प्रसार जो है वो इस रूप में भी इसलिए हो रहा है। देखिए, कभी इस बात को भूल जाना जो है वो हमारे लिए अहितकर ही होगा अगर हम ये समझे कि बिना कारण लोग जो है वो भाषा को हमारी को अपनाएंगे या हमें अपनाएंगे। ये आज के दौर की सच्चाई है। इसलिए जितना भी माल है, मैं अगर उत्तर आधुनिकता की बात करूं, पोस्ट मॉडर्निज्म हमारे सामने है, ग्लोबलाइजेशन हमारे सामने है, विश्वीकरण हमारे सामने है, और इस विश्वीकरण में सबसे बड़ी नजदीकी इसीलिए हुई हमारी वेशभूषा में, हमारे खान पान में, हमारे आचार विचार में। क्यों लोग कहते हैं कि ये विश्व योग दिवस मनाने जा रहे हैं? क्यों लोग कह रहे हैं कि ये विश्व अहिंसा दिवस है? ये वो माध्यम है जिन माध्यमों से भारत की खोई हुई पहचान जो है वो विश्व में हिंदी के माध्यम से बन रही है। ये वो पहचान है जिस पहचान में भारत की जो सांस्कृतिक विरासत है, जिस विरासत में छोटों को प्यार करना है, बड़ों को आदर देना है, वृद्धों का सम्मान करना है, क्यों लौट लौट कर लोग जो है वो देख रहे हैं। वो माध्यम इसलिए कि आज भी आप ये देखिए कि जब यूएसएसआर से पहले जब सोवियत संघ था तो वहां हिंदी जो है वो पिजिन के रूप में प्रफुल्लित और पल्लवित जो है वो हमें दिखाई देती है। अमेरिका, लंदन और कोई देश ऐसा नहीं है, दक्षिण कोरिया, गियाना, सूरीनाम, मॉरिशस, ये तो शायद हिंदी के दूसरे घर हैं। और हिंदी के प्रचार प्रसार में आज जितने भारतीय यहाँ से उठकर विदेशों में जा बसे हैं तो वो अपने साथ अपनी समाज, सांस्कृतिक परंपरा और श्रृंखला भी ले गए हैं। मुझे कहते हुए बहुत ये आपके साथ साझा करते ये हर्ष भी होता है कि भारत अगर यूएई जो हमारा संयुक्त अरब अमीरात है, अगर वहां की शासन व्यवस्था को संभालना है तो यहाँ से हमें कई बार फोन से पूछा जाता है कि आप हमें कुछ ऐसे हिंदी के बच्चे दीजिए, इस तरह के लोग दीजिए, क्योंकि भारतीय बहुत अधिक हैं, तो हमें कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए हिंदी जानने वाले लोगों की आवश्यकता है। ये छोटी बात नहीं है। बहुत ठीक कहा गया कि अनुवाद की भाषा हिंदी को बनाकर रख दिया गया है। मैं इसके पीछे भी हमारी उसी गुलाम मानसिकता को ही मानूंगी। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों द्वारा जो नियम और कानून बना दिए गए, जब हम आजाद हो गए थे तो हमारा कर्तव्य था कि हम उन कानूनों की हिंदी करने की बजाय हम हिंदी में ही क्यों ना उन कानूनों को लिखते। लेकिन हमने आसान रास्ता अपनाया कि उसका हमने केवल अनुवाद करना है। इसलिए दोष जो है वो कई बार कई कारणों से हमारे भीतर ही पैदा हो जाता है। हिंदी की जो समृद्धता है, हम हिंदी की जो वैभवशालीता है, वो आप ये देखिए कि आज अगर हिंदुस्तान में एक किताब 45 मिनट में छपकर हमारी टेबल पर, हमारे मेज पर पहुंच जाती है, तो विश्व में हिंदी का जो साहित्य है, हिंदी के अखबार जो हैं, मैं कहीं कोई आंकड़े पढ़ रही थी कि अमेरिका का जो बजट था जब बराक ओबामा ने की अपने अपना उनका जब चल रहा था, तो उन्होंने 35% जो है वो धन
भारतीयों को लुभाने के लिए सारे जितने भी पैम्फलेट्स थे वो सारे हिंदी में छपे थे, हिंदी में वो सारी चीजें हुई थी। आज विदेशों में सर्वाधिक चैनल जो है वो हिंदी में किस लिए चलते हैं? इसलिए भी चलते हैं क्योंकि सार्क देशों की अगर कोई भाषा हो सकती है तो वो हिंदी है, एशिया की कोई भाषा हो सकती है तो वो हिंदी है। इसके पीछे वजह क्या है? क्योंकि हर तीसरा बोलने वाला जो है वो हिंदी भाषी है। अगर वो अच्छी तरह से लिख नहीं पाता है तो बोल तो सकता ही है, बोल नहीं पाता है समझ तो सकता ही है, संप्रेषित तो कर ही सकता है। इसलिए भारतीय परिप्रेक्ष्य में मुझे कई बार भारतेंदु सच में बहुत याद आते हैं जब वो कहते हैं कि निज भाषा, जब तक अपनी भाषा की उन्नति नहीं है तब तक किसी दूसरी भाषा की उन्नति की तो हम क्या बात कर सकते हैं। लेकिन एक भाषा विज्ञानी होने के नाते मैं ये भी मानकर चलती हूँ, मुंशी प्रेमचंद भी मुझे याद आते हैं ऐसे समय में जब वो कहते हैं कि केवल इस डर से अपनी खिड़कियां और दरवाजे मत बंद कीजिए कि धूल और कंकड़ मिट्टी आएंगे। आप अपने दरवाजे और खिड़कियां इसलिए भी खोल कर रखें क्योंकि उनसे स्वच्छ हवा भी आएगी। इसलिए आज का जो सूचना प्रौद्योगिकी का युग है, इस युग में किसी भी रूप में शेष विश्व से कटकर नहीं रहा जा सकता है। अगर आज हमारी भाषाओं में अंग्रेजी, अरबी, फारसी या दूसरी विश्व की भाषाओं के शब्द हैं तो विश्व की भाषाओं में भी भारतीय भाषाओं के शब्द हैं। तो मेरे कहने का अभिप्राय ये है कि वसुधैव कुटुंबकम की जो अवधारणा भारतीय थी, भूमंडलीकरण में वो अवधारणा बिल्कुल नहीं है। भूमंडलीकरण का केंद्र जो है वो केवल अर्थ है, लेकिन भारत में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों को बराबर की, जिसको कहते हैं कि जिम्मेदारी दी गई है। विश्व इस समय भारत की तरफ क्यों देख रहा है? इसलिए देख रहा है क्योंकि भारत में विश्व गुरु होने के वो सभी गुण हैं जिनकी वजह से पारिवारिक स्तर पर, वैयक्तिक स्तर पर, सामाजिक स्तर पर, राजनीतिक स्तर पर, ऐतिहासिक स्तर पर हम कुछ ना कुछ जो है अपनी रहनुमाई ले सकते हैं। तो इस औपनिवेशिक परिवेश में ज्ञानोदय के बाद की जो स्थितियां हैं, क्योंकि ये चीजें जो है वो इसलिए भी ज्यादा आगे बढ़ जाएंगी कि मैं ऐसी चीजों की हिमायत भी करती हूँ। उदाहरण के लिए जैसे रिचर्ड वेसर ने एक उपन्यास लिखा, ऑल वी नीड इज लव। वो नॉवेल जो है वो लिखा गया है रोमन लिपि में, लेकिन हिंदी का है। तो हिंदी का प्रसार ऐसा नहीं है कि हम बहुत सारी, जिसको कहते हैं कि अगर सीमाएं बांध देंगे तो जो भाषा का विकास है वो अवरुद्ध हो जाएगा। ऐसा नहीं है। भाषा अपने बलबूते, अपनी शक्ति से, अपनी ओजस्विता से, अपनी संप्रेषणशीलता से आगे बढ़ती है। और ये कहते हुए मैं सहर्ष इस बात को स्वीकार करती हूँ कि दुनिया की अनेक भाषाएं अच्छी हो सकती हैं, सुंदर हो सकती हैं, लेकिन जो मिठास, जो अपनत्व, जो लिखावट का ढंग हिंदी का है, उसको विश्व भी मानता है। किस लिए मानता है? इसके पीछे 2-3 कारण और भी हैं। आप ये देखिए कि जर्मन और अवेस्ता, ये दो जो भाषाएं पुरानी क्लासिक भाषाएं हैं, इन क्लासिक भाषाओं के साथ संस्कृत भी भारतीय भाषा थी। और आज अगर कोई भाषा संस्कृत की, जिसको कहते हैं कि समृद्धशाली, वैभवशाली परंपरा को आगे लेकर वर्चस्वता से बढ़ा रही आगे, तो वो हिंदी ही है। इसलिए अगर अंग्रेजी में जिसको कहते हैं ब्रदर है, तो यहाँ पर भाई और भ्राता है। तो इन चीजों के साथ मेरे कहने का मतलब है कि सामंजस्यवादी एक दृष्टिकोण रखकर अगर हम हिंदी को विश्व में, क्योंकि विश्व के प्रत्येक देश में भारतीय जो है वो टेक्नोलॉजी ले गई, इसमें कोई शक नहीं है। आप कोई भी इतने नेट खोलते हैं, एक जमाना था जब कुछ भी नहीं मिलता था हिंदी में, लेकिन आज ब्लॉग देख लीजिए, ट्विटर देख लीजिए, व्हाट्सएप देख लीजिए,
कोई भी ऐसा माध्यम नहीं है जहां पर हिंदी अपना वर्चस्व कायम नहीं कर रही है। सुदूर देश में बैठा हुआ व्यक्ति भी कहता है कि मैं अपनी भाषा में अपनों के साथ बातचीत कर सकता हूँ, और ये जो समाज सांस्कृतिक एक पहचान विश्व में भारत बना रहा है, हिंदी उसका सबसे बड़ा सूत्र है। कहते हैं कि मैया गंगा मिले खूब नहाऊं और मैया मिले तो खूब बतियाऊं। जरा विदेशों में बैठे हुए हमारे भारतीयों से पूछिए कि जब कोई हिंदी भाषी उनको मिलता है, क्यों, मैं इसलिए हिंदी क्यों कह रही हूँ, पाकिस्तान के लोग हैं, वर्मा के देश है, हमारे आसपास का लंका के देश है, ये सभी देश के लोग जब इकट्ठे कहीं विश्व में बैठकर बातचीत करते हैं तो एक आम भाषा जो उनके बीच साझी बन जाती है वो हिंदी है। इसलिए हिंदी में विदेशों में पत्र पत्रिकाओं का छपना, मैं ऐसे अनेक लोगों को जाती, मेरे सामने एक पूरी लिस्ट है जिन्होंने जो अलग अलग देशों में बैठकर हिंदी में रचना कर रहे हैं, हिंदी का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि हिंदी का विश्व नहीं, इस समय विश्व जो है, विश्व की हिंदी जो है वो कहना अधिक श्रेयस्कर होगा। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ आपकी हार्दिक धन्यवादी हूँ कि आपने मुझे अवसर दिया। मैंने आपसे निवेदन किया था कि मैं आज कहीं बाहर हूँ, मैंने थोड़ी देर इंतजार किया था, नहीं, फिर मुझे चलना ही था, तो मैं कार में बैठकर ही मैं कार में बैठकर अपनी बात आपके साथ साझा कर रही हूँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आज हम वैश्विक हिंदी के स्वरूप को पहचानने में जो आपके कॉलेज के द्वारा, हंसराज कॉलेज के द्वारा, मैडम के जिसको कहते हैं कि सानिध्य में रमा जी के प्रेरणा जो स्रोत के रूप में वो है, जो आज ये एक कदम उठाया गया है, तो ये एक कदम जो है कि पूरे का पूरा जिसको कहते हैं कि आने वाले वर्षों में हमारे सामने जिसको कहते हैं कि एक नई दुनिया जो है वो लेकर आएगा, ऐसा मेरा मानना है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सुधा जी, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जी बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर सुधा मैम, आपने निश्चित रूप से कई महत्वपूर्ण बातें कही, विस्तार से हिंदी के बहुत सारे आयामों पर आपने चर्चा की, देश विदेश दुनिया में जो उसकी स्थिति है और उसकी विस्तार की जो संभावनाएं हैं उससे जुड़े बहुत सारे पहलुओं को आपने रखा। आपने स्थापित किया कि किस प्रकार हिंदी अपनी ओजस्विता, तेजस्विता और संप्रेषणशीलता के बल पर दुनिया भर में आगे बढ़ रही है और हिंदी आज दुनिया की जरूरत बन गई है। इसको आपने प्रतिपादित किया अपने वक्तव्य में। एक बार पुनः आपका आभार। भविष्य में आपका इसी तरह से हंसराज कॉलेज को सहयोग मिलता रहेगा, इसी आशा के साथ आपका एक बार पुनः आभार। और बहुत देर से प्रोफेसर कुलदीप चंद्र अग्निहोत्री जी हमारे बीच जुड़े हुए हैं, मैं उन्हें भी सादर आमंत्रित करता हूं। हिमाचल केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति और संस्कृति और भाषा को लेकर सतत प्रयासशील आदरणीय कुलदीप चंद्र अग्निहोत्री जी को मैं सादर थोड़ा आराम से लोगों को बोलना है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर मिश्रा जी और हंसराज महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर रमा जी। मुझसे पहले भाई विनोद मिश्रा जी ने मॉरिशस से बहुत ही महत्वपूर्ण व्याख्यान दिया और अभी गुरु नानक देव विश्वविद्यालय से डॉक्टर सुधा जी का बहुमूल्य व्याख्यान सुना। विश्व हिंदी दिवस है, उस पर हंसराज कॉलेज वैसे तो कुछ ना कुछ भाई भारतीय भाषाओं को लेकर करता ही रहता है और केवल करता ही नहीं, और मुझे लगता है हंसराज महाविद्यालय तो कमिटमेंट से जुड़ा हुआ है भारतीय भाषाओं से। कई बार ऐसा होता है कि हम कोई कार्यक्रम इसलिए करते हैं, कार्यक्रम करना है, एक होता है कि हम इसलिए करते हैं कि हम आत्मा से उससे जुड़े हुए हैं। हंसराज महाविद्यालय मुझे लगता है जब इस प्रकार के कार्यक्रम करता है तो भारतीय भाषाओं को आगे बढ़ाना। विश्व में हिंदी की स्थिति क्या है और क्या हो सकती है, दो तीन तो बड़ी बात है कि जिस भाषा को लेकर हम चिंतित हैं कि दुनिया भर में स्थिति बढ़े, उस भाषा की अपने घर में
विजय, कुछ तकनीकी समस्या आ रही है जुड़ने में मेरे ख्याल से ना। हाँ सर, रास्ते में है कहीं, तो थोड़ा। हाँ सर, अब फिर जुड़े हैं। सर माइक ऑफ है जी। वो कहता दूसरे के घर में जाकर हम बताते हैं कि भाई साहब भाषा बहुत अच्छी है, बड़ी मीठी है। वो कहते भाई साहब बहुत अच्छी बात है, आपकी भाषा अच्छी है, लेकिन अपने घर में आपकी भाषा की क्या स्थिति है। तो इसलिए पहला हमारा जो पूरा इस आंदोलन का जो अभियान का हिस्सा है वो है भारत में भारतीय भाषाओं की उपादेयता और प्रयोग को सुनिश्चित करना। ये पहला हिस्सा है। दूसरा हिस्सा जिसकी चर्चा आज विश्व हिंदी दिवस के कारण करना जरूरी है, दुनिया में भारतीय भाषाएं जो हिंदी भाषा कहाँ कहाँ प्रयोग होती है। प्रयोग का मतलब केवल इतना नहीं कि भाई आप थाईलैंड में गए एक जगह, वहां हिंदी का साइन बोर्ड देख लिया, भारतीय दूतावास के आगे साइन बोर्ड लगा हुआ है तो हमने कहा कि हिंदी वहां है। जब बैंक के आगे साइन बोर्ड लगा हुआ है, वहां स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ब्रांच है, बाहर हिंदी में भी लिखा हुआ है। दूसरा है कि जहाँ सामान्य तौर पर वहां के लोग हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं या भारतीय भाषाओं का प्रयोग करते हैं। तो जो देश जिसको कुछ लोग गिरमिटिया देश भी कहते हैं, जहां ब्रिटिश शासन काल में जहां से लोगों को छल बल से उन देशों में मजदूरी करने के लिए ले जाया गया और इतनी बड़ी संख्या में ले जाया गया कि वो प्रैक्टिकली उस देश की मुख्य धारा से जुड़ गए और संख्या में भी ज्यादा हो गए। ऐसे देशों में ये कैरिबियन कंट्री जो हैं, सूरीनाम है, फिजी है, गुआना है और इधर आपका मॉरिशस है जहां से डॉक्टर विनोद मिश्र जी अभी जुड़े हुए थे। ये सब देश जहां हिंदुस्तानियों की संख्या खास करके उत्तर प्रदेश, बिहार और थोड़ा बहुत दक्षिण भारत के हिंदुस्तानियों की संख्या या जिनके पूर्वज मतलब इन प्रदेशों से गए थे, इतनी बड़ी संख्या में है कि वहां भारतीय भाषा वहां की प्रमुख भाषाओं में शामिल हो गई है। लेकिन वहां हिंदी भाषा का प्रयोग होता है, उन देशों को हम हिंदी भाषी देशों में शामिल कर सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान में रखनी चाहिए, विनोद मिश्र जी का, क्योंकि वो मॉरिशस में है तो इनका अनुभव भी रहा होगा और दूसरे लोग जो फिजी में, सूरीनाम में, गयाना में, त्रिनिदाद में, उनका भी अनुभव पंजों में थे। तब तक ये देश हिंदी को ब्रिटिश सरकार के खिलाफ लड़ने का एक माध्यम स्वीकार करते थे। इस हिंदी पर भारतीय भाषा पर गौरव करते थे। लेकिन मुझे लगता है कि ब्रिटिश शासन से मुक्ति के बाद इन देशों में फ्रेंच को, जिसको कहना चाहिए एलीट की भाषा, गौरव की भाषा, मुझे फ्रेंच आती है, मैं फ्रेंच बोल सकता हूँ। वैसे मॉरिशस के सब लोग ज्यादातर फ्रेंच जानते हैं, लेकिन हिंदी के जब प्रतिष्ठित होने का ये एक नई भावना इन देशों में, इन कंट्रीज में भी, फिजी में भी और दूसरे देशों में भी आ रही है। तो उसका किस प्रकार निराकरण किया जाए, वहां भारतीय भाषाओं की महत्ता बढ़े, उसका क्या तरीका हो सकता है। दो चार, वैसे तो भाई मॉरिशस में तो हिंदी भवन या महात्मा गांधी के नाम से पूरा संस्थान बना हुआ है और दूसरे कुछ देशों में भी भारतीय दूतावास और ICCR वाले इस दिशा में कुछ काम करते रहते हैं। लेकिन मोटे तौर पर एक बात हमें ध्यान में रखनी चाहिए, इन देशों के साथ हमें दौत्य संबंध जो हैं वो मैन टू मैन बनाने का प्रयास करना चाहिए। और वहां के जो स्टूडेंट जहां पढ़ने के लिए आते हैं, बहुत से स्टूडेंट इन देशों से पढ़ने के लिए आते हैं, लेकिन जब वो पढ़ने के लिए आते हैं तो उनको शायद वहां से चलते हुए तो ये लगता होगा हिंदी प्रशिक्षित हो जाएगी, हिंदी में ही बोलना पड़ेगा, हिंदी के सिवा और कोई चारा नहीं है। लेकिन जब वो यूनिवर्सिटी के अंदर घुस जाते हैं तो उनको लगता है कि अंग्रेजी से काम कर सकता है, हिंदी बोलने की शायद जरूरत नहीं पड़ती। तो उनका हिंदी सीखने की, सीखा हुआ तो है, उनकी तो मातृभाषा है हिंदी के प्रकार से, लेकिन उसके उपयोग करने का जो मौका उनको मिला है वो बहुत कम हो जाता है। इसलिए भारत सरकार को इन देशों का एक अलग यूनिट मानकर, जहां भारतीय बड़ी संख्या में हैं, उनको एक अलग यूनिट मानकर वहां भारतीय भाषाओं के प्रचार प्रसार के लिए, एक इसमें और भी समस्या आती है, जब हम उन देशों में भी हिंदी प्रचार प्रसार की बात करते हैं
तो भारत की राजनीति वहां का भी हिस्सा बनने लगती है कि हिंदी का ही क्यों, दूसरी भाषा का क्यों नहीं। जैसे बहुत से इलाकों में पंजाब के लोग भी काफी रहते हैं कि आप हिंदी के प्रचार क्यों कर रहे हैं भाई, पंजाबी क्यों नहीं। तो ये भारत की जो भाषाई राजनीति है उसका छाया वहां भी पड़ने लगती है। लेकिन कुल मिलाकर इस समस्या का निराकरण हमें करना होगा और इन देशों में भारतीय भाषाओं के या हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए अलग से कोई नीति बनानी पड़ेगी। तीसरा, वो देश हैं जिनका हमारी भाषाओं से कुछ लेना देना, जैसे यूरोपीय देश हैं या ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, और आप देखिए अमेरिका है। अमेरिका जाने मैं केवल यूएसए की बात नहीं कर रहा, अमेरिका पूरा कॉन्टिनेंट जिसमें सेंट्रल अमेरिका और साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका सभी आ जाते हैं। इन देशों का भारतीय भाषा से तो कुछ लेना देना नहीं है। इन देशों में जो भारतीय जाकर अभी बसे हैं, अभी मेरा कहने का अभिप्राय द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जैसे अमेरिका में जो ज्यादा भारतीय बसे हैं, खास करके पंजाब के लोग, वो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बसे हैं और बहुत बड़ी संख्या में बसे हैं। और कनाडा में जो भारतीय बसे हैं ये तो लगभग द्वितीय विश्व युद्ध भी छोड़िए और पिछली शताब्दी के 5वें 6ठे दशक में जाने शुरू हुए। इन लोगों ने अपनी भाषाओं को संभाल कर रखा हुआ है। लेकिन वहां समस्या एक और आ रही है, फर्स्ट जनरेशन के लोग तो भाई अपनी भाषा बोलते हैं, उनके बच्चे कच्चे भी बोलते ही होंगे, घर में भी बोलते हैं, लेकिन तीसरी चौथी जनरेशन तक जाते जाते वो अपने देश की भाषा भूलने लगते हैं। इस मामले में चीनी लोग जो हैं, हमें उसका ध्यान करना पड़ेगा कि चीनी लोग अपनी भाषा, अब चीन के लोग जो सैकड़ों सालों से अमेरिका में बसे हुए हैं, अभी भी चाइना टाउन और वहां मोटी मोटी चीनी भाषा की अखबारें छपती हैं और सभी चीनी बच्चे जो तीसरी चौथी जनरेशन के भी हो गए हैं वो चीनी भाषा बोलते भी हैं, पढ़ते भी हैं। तो भारतीय वहां अपनी भाषाओं को रिटेन कर पाए, हिंदी को भी, पंजाबी को भी, गुजराती को भी, साउथ इंडियन भी थोड़ी बहुत संख्या में साउथ इंडियन भी हैं, लेकिन वो स्कैटर्ड हैं, इतनी बड़ी संख्या में नहीं है और एक साथ तो बिल्कुल ही नहीं है। इसलिए जो मुख्य भाषाएं 2-3 जिनके लोग वहां रहते हैं वो भाषाएं वहां बची रहें और भारतीय जो वहां माइग्रेट होकर गए हैं वो उनका प्रयोग करते रहें। इसके लिए ये तो उन्हीं देशों में बैठकर रणनीति बन सकती है, कोई ना कोई उसका तरीका निकाला जा सकता है। लेकिन एक बहुत अच्छी बात जो मुझे दिखाई दे रही इन देशों में, वहां के जो फर्स्ट और सेकंड जनरेशन की इंडियन है जिनमें लिखने की आदत है, उन्होंने बहुत अच्छी संख्या में फारसी साहित्य की रचना की है। खास करके पंजाबी में तो आपको बहुत सा मिलेगा कनाडा अमेरिका में, और हिंदी में भी अपने क्या नाम अमेरिका में, खास करके यूएसए में और कनाडा में हिंदी में भी आपको साहित्य रचना जो प्रवासी भारतीय जो वहां जाकर बस गए हैं उन्होंने की है। जो कैरिबियन देश है वहां तो हिंदी में लिखा ही जाता है, मॉरिशस में तो बहुत लिखा जाता है, फिजी में बहुत लिखा जाता है, त्रिनिदाद सूरीनाम में भी लिखा जाता है। लेकिन वो भारतीय वहां की भाषाएं वहां प्रशासनिक भाषाएं बन गई एक प्रकार से। लेकिन जो यूरोपियन कंट्रीज में जो लिखते हैं वो एक प्रकार से पहली या दूसरी जनरेशन के लोग रखते हैं। उन्होंने काफी बड़ी संख्या में इस विकास साहित्य रचना भी की है। चौथी बात सुधा जी ने जो बात की थी या विनोद जी ने कही थी, मैं इंग्लैंड में जाकर, जो इंग्लैंड की छोड़िए, मैं पोलैंड में जाकर किसी को कहूं कि हिंदी भाषा सीखिए तो वो उसकी सीखेगा। क्या कारण है? यदि आपके देश की ताकत इतनी ज्यादा है कि दूसरे देश की सरकार चाहती है कि उस देश की भाषा हम सभी लोग नहीं सीखेंगे, सभी नहीं सीखेंगे, लेकिन उस देश की भाषा को बढ़ाने की व्यवस्था अपने देश में की जाए ताकि उस देश के लोगों से डायलॉग किया जा सके। तो एक बात आप पक्की मान लीजिए कि दूसरे देश के लोग हमारी भाषा तब सीखेंगे जब उनको हमारी भाषा सीखने से लाभ रहेगा। उनको लगेगा कि हिंदुस्तानी लोगों के साथ, आम लोगों के साथ डायलॉग करना है, या पॉलिसी मेकर्स के साथ डायलॉग करना है, या हिंदुस्तान के थिंक टैंक के साथ डायलॉग करना है, तो इसलिए हमें हिंदुस्तान की भाषा सीखनी पड़ेगी, तब वो भाषा जरूर सीखेंगे। लेकिन बस यही बात है कि हिंदुस्तान में जो थिंक टैंक है वो हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं, तमिल का प्रयोग करते हैं, पंजाबी का प्रयोग करते हैं, अंग्रेजी का प्रयोग करते हैं। पोलैंड को मैं उदाहरण दे रहा हूं, पोलैंड को केवल ये लगे कि यदि हमने इंडिया के
अपने देश में हिंदी की उपयोगिता को रीइंस्टेट को दोबारा रीइंस्टेट करना है, उनकी उपयोगिता स्थापित करनी है। और दूसरा, केवल भाषाओं को रीइंस्टेट करने से कुछ नहीं बनेगा, देश को ताकतवर भी बनाना है। ताकतवर आदमी की भाषा सीखने की एक चौथा एक चीन में बहुत सी यूनिवर्सिटी में हिंदी पढ़ाई जाती है। और अभी शायद सोदा जी कह रहे थे कि जिस वक्त रूस नहीं टूटा था तब वहां हिंदी का बहुत प्रयोग था। रूस में तो एक स्कूल ऐसा था जिसमें प्राइमरी से लेकर 10+2 जब मिलता है मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन हिंदी था। वो क्यों बोलते थे? ऐसा नहीं कि उनका हिंदी के प्रति कोई ज्यादा मोह था, उनको लगता था कि रूस के कुछ लोग, सिलेक्टेड लोग, भारतीय भाषाओं में इतने पारंगत हो जाएं कि भारत के लोगों से डायलॉग हो सके और यदि जरूरत पड़े तो जासूसी भी हो सके। चीन वाले भी यही काम कर रहे हैं। चीन वाले भी हिंदी भाषा पढ़ा रहे हैं ताकि हिंदुस्तानियों से डायलॉग हो सके और जासूसी भी हो सके। अभी आपने एक बार नोट की होगी, अभी लद्दाख में जो चीन के साथ हमारा तनाव हुआ और युद्ध हुआ, उसमें बहुत गहराई से जो लोग उसका पीछा कर रहे थे घटनाओं का, चीन ने लाउड स्पीकर लगाकर हिंदी भाषा में हमारे सैनिकों को आधा आधा घंटा प्रवचन दिया कि हिंदुस्तान की सरकार आपका शोषण कर रही है, हिंदुस्तान में ये हो रहा है, आपको तो केवल बंधुआ मजदूर बनाया हुआ है, आपके परिवार के लोग कैसे हैं और कैसे वहां रह रहे हैं। ये अब देखिए चीन ने हिंदी भाषा क्यों सीखी थी? चीन के लोगों ने सिलेक्टेड लोगों को जो हिंदी भाषा सिखाई वो एक आइडियोलॉजिकल कंसर्न से सिखाई ताकि हिंदुस्तान के सैनिकों से सीमा पर डायरेक्ट डायलॉग स्थापित किया जाए। और आप 62 की लड़ाई को भी यदि ध्यान से देखेंगे, जब चीन ने हमला किया था तो वो हिमालयन ब्लंडर जो दलवी की किताब आई थी उसने शायद जिक्र किया हुआ है। और बाद में एक और डॉक्टर बीपी शर्मा थे जो पांडिचेरी आश्रम में चले गए थे, उसने भी जिक्र किया हुआ है कि चीनी सैनिक लाउड स्पीकर पर एक एक घंटा सैनिकों को एड्रेस करते थे कि आपके देश में इतना शोषण है, ये है, वो है। अब यदि हम कहेंगे भाई साहब उन्होंने तो हिंदी सीखी, कमाल कर दिया, हिंदी के प्रति प्रेम के कारण, उनको कोई प्रेम नहीं। से संपर्क रखने की जरूरत है, वो जरूर करेगी। लेकिन ये बहुत बड़ा अभियान है और भारत सरकार ने इसमें खास करके नई शिक्षा नीति के बाद भी भारत सरकार ने पहली बार, देखिए मैं इसको पहली बार इसलिए कह रहा हूँ, इसको अन्यथा ना लिया जाए, अभी तक जितनी सरकारें थी उनके एजेंडा में भारतीय भाषाएं कहीं थी ही नहीं। विश्व की बात तो बहुत दूर की बात है कि विश्व में हिंदी को स्थापित करना है, जब भारतीय भाषाओं की उपयोगिता स्थापित करनी है, ये तो बहुत दूर की बात थी। हिंदुस्तान में ही भारतीय भाषाओं की उपयोगिता है या नहीं, इसको लेकर वो भ्रमित है। अब जो सरकार है उसको लगता है कि भारतीय भाषाओं को भाषाएं हो गई तो लीगल टर्म में रहते हैं तो उसके साइड इफेक्ट दुनिया भर में दिखाई देते हिंदुस्तान की बहुत यूनिवर्सिटी में सर्टिफिकेट नहीं था, रशियन लैंग्वेज में सर्टिफिकेट डिप्लोमा पता नहीं क्या क्या करवाया, एमए भी करवाया। सर कहीं जी अब
अब आप जुड़े हुए हैं सर, आवाज आ रही है। इनके साथ इसलिए मैं कहता हूँ ताकतवर की भाषा सीखना चाहते हैं। आज हंसराज कॉलेज ने शुरुआत की है और भारत सरकार ने इसको अपने विजन में या एजेंडा में रखा हुआ है। और यदि हिंदुस्तान ताकतवर होगा, हिंदुस्तान की भाषाएं ताकतवर हो जाएंगी और फिर दुनिया भर के लोग हिंदुस्तान की भाषाओं में उतनी जरूरत में जरूर हिंदी सीखेंगे। आप लोगों ने आज विश्व हिंदी दिवस के अवसर पर डॉक्टर विनोद जी को और सुधा जी को और बड़े महत्वपूर्ण विषय कर कई नई चीजों का पता चला। मैंने अपने अनुभव से इधर उधर घूमते घामते जो जिसको कहना चाहिए कि फील्ड से जो मुझे इनपुट मिलते हैं उनके आधार पर मैंने प्रैक्टिकल हाँ डॉक्टर साहब मिश्रा जी, मेरा वक्तव्य समाप्त है भाई। मैंने समाप्ति की घोषणा कर दी है। जी 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 जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका जो यह अनुभवजन वक्तव्य था निश्चित तौर पर बहुत ही महत्वपूर्ण था और आपने बताया किस प्रकार केवल सांस्कृतिक या व्यावसायिक कारणों से ही नहीं बल्कि सामरिक जरूरतों के चलते भी दुनिया भर के लोग, दूसरे देशों के लोग हिंदी सीख रहे हैं, हिंदी बोल रहे हैं और उसका उपयोग कर रहे हैं। मतलब हिंदी और हिंदुस्तान को प्रेम करने वाले लोग तो हिंदी सीख ही रहे हैं, उससे नफरत करने वाले लोगों के लिए भी हिंदी आज मजबूरी हो गई है। यह बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही और आपने कहा किस प्रकार से जिस तेजी से भारत एक मजबूत और सशक्त राष्ट्र के रूप में उभरा है और आज की सरकार की प्राथमिकता में जिस प्रकार से हिंदी और दूसरी भारतीय भाषाओं का उन्नयन आया है उससे परिदृश्य बदल रहा है और बदलेगा और हिंदी का भविष्य उज्जवल है। आने वाले दिनों में, वर्षों में हिंदी निश्चित तौर पर विश्व भाषा के रूप में प्रतिष्ठित होगी और इस बीच संभवतः हम हिंदी को राष्ट्रभाषा जो एक अभियान रमा मैम ने जिक्र किया शुरू में, उसको देने की कोशिश कर रहे हैं हम सब लोग, तो हिंदी राष्ट्रभाषा भी घोषित होगी, विश्व भाषा भी बनेगी, ऐसा हम सबका विश्वास है। एक बार पुनः आपका आभार, धन्यवाद। और मैं अब औपचारिक धन्यवाद ज्ञापन के लिए महेंद्र प्रजापति को आमंत्रित करूं। इससे पहले एक सूचना है कि कल 11 बजे इसी लिंक से, जिस लिंक से आज आप लोग जुड़े हैं, उस लिंक से इसी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी उत्सव के अवसर पर, जो कि विश्व हिंदी दिवस के अवसर पर हंसराज कॉलेज द्वारा आयोजित किया गया है, यह 2 दिवसीय कार्यक्रम है। तो कल 11 बजे की बहुत ही सुंदर कवि सम्मेलन से आप जुड़ सकते हैं, जिसमें बहुत ही महत्वपूर्ण कवि आमंत्रित हैं। आपसे आग्रह है कि इसी लिंक से आप कल सुबह 11 बजे उस कवि सम्मेलन से जुड़े। आप सबका आभार। अगर रमा मैम कुछ कहना चाहें तो कह सकती हैं, नहीं तो मैं महेंद्र को धन्यवाद ज्ञापन के लिए आमंत्रित करूंगा। नहीं, डॉक्टर विजय बुलाओ डॉक्टर महेंद्र प्रजापति को धन्यवाद ज्ञापन के लिए। मैं महेंद्र को सादर आमंत्रित करता हूँ धन्यवाद ज्ञापन के लिए। आदरणीय महेंद्र प्रजापति। धन्यवाद विजय जी। और मैं बार बार यही सोच रहा हूँ कि अगर यह कठिन समय नहीं होता तो यह कार्यक्रम विज्ञान भवन से अगली किसी कड़ी पर हो रहा होता, लेकिन सिर्फ समय की बात है। और हंसराज कॉलेज, हम सभी जानते हैं, हम रमा मैम के नेतृत्व में हंसराज कॉलेज में लगातार इस तरह के कार्यक्रम करते रहते हैं और निश्चित रूप से बड़ा कार्यक्रम हुआ है आज। हमारे साथ सुधा जितेंद्र जी, विनोद कुमार मिश्र जी और कुलदीप चंद्र अग्निहोत्री जी, ये सभी लोग हमसे पहले भी जुड़े रहे हैं। सबका आशीर्वाद हम लोगों को मिलता रहा है। पहली बार सुधा जी हमारे साथ जुड़ी हैं। निश्चित रूप से जितनी बातें हुई हैं आज हिंदी भाषा को लेकर के, इसमें कोई दो मत नहीं है कि आने वाले समय में हिंदी साहित्य, संस्कृति, राजनीति और समाज की सबसे बड़ी भाषा के रूप में उभरने वाली है। तकनीकी की बहुत बड़ी भाषा के रूप में उभरने वाली है। राजनीति की सबसे बड़ी भाषा के रूप में उभरने वाली है। और इसकी एक बड़ी मुहिम आदरणीय रमा मैम के द्वारा हंसराज कॉलेज में इसकी शुरू कर दी गई है कि हस्ताक्षर अभियान के द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए एक मुहिम शुरू की गई है। जितने भी वक्ता आज यहाँ पर शामिल हुए हैं, मैं अपने सभी आदरणीय वक्ताओं को मैं बहुत गौर से, ध्यान से सुन रहा था और उनके वक्तव्यों को फिर से व्याख्या करना मुझे लगता है ठीक नहीं होगा। तो मैं हंसराज कॉलेज की तरफ से मैं आप सभी वक्ताओं का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और ये निवेदन करता हूं कि आगे जब भी हम ऐसे कार्यक्रम करें तो आप हमसे ऐसे ही जुड़े रहें, आपका आशीर्वाद हमें मिलता रहे। और जितने भी लोग हमारे साथ श्रोता के रूप में जुड़े हुए हैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद।
तकनीकी रूप में हमारी मदद कर रहे हैं अमित जी, उनका भी धन्यवाद। इस कार्यक्रम के संचालक विजय जी, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे हिंदी विभाग के जितने भी प्राध्यापक इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं, सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और कल हम फिर 11 बजे मिलते हैं अंतर्राष्ट्रीय कवि सम्मेलन में। आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभार।